साल 2012 में मैं, मेरी दोस्त योने और हमारे दो दोस्त एश्टन और ली, हम चारों ने लेक निपाविन के पास शानदार मछली पकड़ने की जगहों और स्नोमोबाइल ट्रेल्स के बारे में सुना था। हमने सोचा कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने से पहले थोड़ा जंगल का अनुभव ले लिया जाए, लेकिन हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि हम किस चीज में फंसने वाले हैं। वो कैबिन जंगल के ऐसे हिस्से के किनारे बना था जो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा घना, भारी और अंधेरा महसूस होता था। हम वहां शाम ढलने से ठीक पहले पहुंचे। आसमान पहले ही धूसर हो चुका था और तापमान तेजी से गिर रहा था। वो एक पुराना लकड़ी का कैबिन था और उसमें 2 बेडरूम थे और उसके एक कोने में लोहे का स्टोव रखा था। कह सकते हैं कि रहने लायक और आरामदायक था, लेकिन चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरती हवा में कुछ ऐसा था जो पूरे माहौल को अशुभ बना रहा था। जंगल ने हमारा स्वागत कुछ खास दोस्ताना अंदाज में नहीं किया था। पहली अजीब घटना अगली सुबह हुई। सुबह सुबह ली ने मुझे जगाया और कहा कि बाहर आकर ये देखो। मैं उसके पीछे बाहर चली गई। ताजी गिरी हुई बर्फ पर पैरों के निशान बने हुए थे। वो किसी भालू या मूस के सामान्य गोलाकार निशान नहीं थे। वो इंसानी पैरों जैसे दिखते थे, लेकिन असामान्य रूप से लंबे थे, बहुत लंबे और बहुत पतले। उनमें उंगलियों के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। वो निशान जंगल की सीमा से शुरू होते, कैबिन के चारों ओर 2 चक्कर लगाते और फिर वापस जंगल में चले जाते। जिस चीज ने ये निशान छोड़े थे, उसके कदमों के बीच की दूरी असामान्य रूप से लंबी थी। योने ने मजाक में कहा कि शायद हमारे पड़ोस में कोई जंगल का दैत्य रहता है। हम सब में सबसे ज्यादा संदेह करने वाला एश्टन बस कंधे उचकाकर बोला कि उसने कनाडा के दूसरे इलाकों में शिकार करते समय इससे भी अजीब निशान देखे हैं। मुझे उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा था कि यहां हम बिल्कुल अकेले होंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। उस दिन बाद में हमें उन्हीं पैरों के निशानों के पास एक आधा खाया हुआ और जमा हुआ खरगोश मिला। पहली नजर में ये कोई बड़ी बात नहीं लगी, आखिर वहां बहुत से शिकारी जानवर होते हैं, लेकिन उसके घाव सामान्य नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उसके बालों को लंबी लंबी पट्टियों में नोचकर अलग किया हो। एश्टन ने कहा कि यह किसी जानवर के दांतों का काम नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी औजार का इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद जब भी हम पास के कस्बे में जाते, एश्टन स्थानीय लोगों से पूछने लगा कि क्या हाल के दिनों में उन्हें भेड़ियों या भालुओं से कोई परेशानी हुई है। एक बार गैस स्टेशन के काउंटर के पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई और उसने सर हिला दिया। फिर वो धीरे धीरे वेंडिगो के बारे में कुछ बड़बड़ाया। उस समय हम में से किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हमने सोचा यह बस स्थानीय लोक कथा होगी, टूरिस्ट और बच्चों को डराने वाली कोई डरावनी कहानी होगी। हम टूरिस्ट जरूर थे, लेकिन हमें लगा कि हम इतने भोले भी नहीं हैं। अगले कुछ दिनों में हवा काफी तेज चलने लगी। कैबिन ऐसा महसूस होता था जैसे लगातार कांप रहा हो। हम समय काटने के लिए ताश खेलते या स्टोव पर सूप गर्म करते और बेवकूफ़ी भरे मजाक करके माहौल हल्का रखने की कोशिश करते। लेकिन लगभग हर रात आधी रात के आसपास हमें बाहर से रोने जैसी आवाज़ें सुनाई देती। शुरू में हम सब ने यही सोचा कि यह हवा की आवाज़ होगी, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज़ लगातार आती रही, हम सबको लगने लगा कि वो हवा नहीं, बल्कि किसी इंसान के सुबकने की आवाज़ है। वो धीमी और बहुत दुख भरी थी। उसका कोई निश्चित पैटर्न या दिशा नहीं थी, बस गूंजती हुई आवाज़ें थीं, जो कभी तेज होती और कभी धीमी। इतना तो तय है कि उससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। एक रात
जब फिर से वही रोने की आवाज आ रही थी, योने ने दरवाजा खोलकर देखने का फैसला किया कि आखिर आवाज आ कहां से रही है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आवाज तुरंत बंद हो गई। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ बरामदे की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। वो लगभग 1 मिनट तक वहीं खड़ी रही और ठंडी हवा में उसकी सांस भाप की तरह दिखाई दे रही थी। वो कुछ देखने या सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कोई भी आवाज नहीं थी। और जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वो आवाज फिर से शुरू हो गई। उसी पल उसे यकीन होने लगा कि बाहर सचमुच कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ खेल रहा था। एक सुबह मैं जनरेटर देखने के लिए कैबिन के चारों ओर घूम रही थी। तभी मुझे फिर से वही लंबे पैरों के ताजा निशान दिखाई दिए। मैंने तुरंत सबको बाहर बुलाया। वो पहले वाले निशानों से अलग थे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी चीज थी, उसने पूरी रात हमारे कैबिन के चारों ओर चक्कर लगाए हों। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम परेशान थे, लेकिन खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो कोई जंगली जानवर था, तो वो हमारे चारों ओर इस तरह चक्कर क्यों लगा रहा था, और वो भी पूरी रात। इसके बाद मैं और योने बारी बारी से देर रात तक जागने लगे, रोने की आवाज़ों या कदमों की आहट सुनने के लिए। उम्मीद थी कि हमें कुछ और सबूत मिलेंगे और आखिरकार पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या है। हमने खिड़की के पर्दों को थोड़ा सा खुला छोड़ दिया ताकि जंगल की सीमा पर नज़र रख सकें। कई बार मेरी बारी के दौरान मुझे किसी चीज़ की हल्की सी हरकत दिखाई देती, फीकी सी, लंबी और दुबली आकृति जैसी। लेकिन वो आकृति हर बार ठीक समय पर पेड़ों के पीछे गायब हो जाती। शायद वो चांदनी का भ्रम भी हो सकता था, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, मैंने सचमुच किसी चीज को पेड़ों के पीछे से बाहर आते देखा। उसका आकार किसी इंसान जैसा था, लेकिन असामान्य रूप से बहुत लंबा था। उसकी बाहें उसके शरीर के किनारों पर ढीली लटक रही थी। उसका शरीर इतना दुबला था कि उसकी पसलियों की आकृति तक साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, लेकिन कुछ ही पल बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं देखना भी नहीं चाहती थी। जो भी वो चीज थी, वो कभी कुछ सेकंड से ज्यादा खुली जगह पर नहीं रुकती थी और फिर चुपचाप वापस अंधेरे में खो जाती थी। और मैं कसम खाकर कहती हूं कि हर रात बर्फ में उसके पैरों के निशान पहले से ज्यादा दिखाई देने लगे थे। एक बार मुझे ऐसे निशान मिले जो सीधे हमारे मेन दरवाजे तक आ रहे थे, और जो भी उन्हें छोड़ गया था, शायद भगवान ही जानता है कि कितनी देर तक वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर हमारी बातें सुनता रहा होगा। अगली रात वो रोने की आवाज बदल गई। वो सिर्फ दुख भरी नहीं रही, ऐसा लग रहा था जैसे कोई विनती कर रहा हो। मुझे लगा कि उस आवाज के अंदर कुछ शब्द छिपे हुए हैं, लेकिन मैं पूरी तरह यकीन नहीं कर सकती थी। उसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। तब तक हम में से किसी को भी ठीक से नींद नहीं आ रही थी। हमने इस बात पर बहस की कि सामान समेटकर वापस चले जाना चाहिए या नहीं, लेकिन हम पहले ही कैबिन का किराया दे चुके थे और एस्टिन का कहना था कि हमें बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उसने कहा कि एहतियात के तौर पर हमें बेयर स्प्रे साथ रखना चाहिए। छठे दिन ली और एस्टिन झील पर आइस फिशिंग करने गए, लेकिन वो उम्मीद से बहुत पहले लौट आए और दोनों काफी घबराए हुए लग रहे थे। ली ने तो आकर कुछ कहा भी नहीं। फिर एस्टिन मुझे एक तरफ ले गया और बताया कि उन्हें कुछ अजीब लाशें मिली थीं, ऐसी मछलियां जिनके शरीर के बड़े बड़े हिस्से फटे हुए थे, सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि साइड से भी, मानो जिसने उन्हें खाया था उसका मकसद खाना नहीं बल्कि उन्हें तकलीफ देना था। उसने ये भी बताया कि उन्हें ऐसे पैरों के निशान मिले जो सीधे बर्फ में बने एक छेद तक जाते थे,
और फिर वापस बाहर आते थे। उनका आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे कैबिन के पास मिले निशानों का था। उनमें बस एक फर्क था, वापस लौटते समय वो निशान ज्यादा गहरे थे, जैसे वो चीज अपने साथ कुछ भारी उठाकर लाई हो। उस शाम हम में से किसी का खाना बनाने या मजाक करने का मन नहीं था। हम स्टोव के पास बैठे रहे और बार बार घबराकर खिड़कियों की ओर देखते रहे। हवा फिर से तेज चलने लगी, लेकिन बीच बीच में वही रोने जैसी आवाज फिर से सुनाई देती। वो हवा की आवाज से भी ऊपर उठ जाती, कच्ची, दर्द भरी और बेबस चीखें, जैसे कोई अंदर घुसने ही वाला हो। आधी रात के थोड़ी देर बाद हमें बाहर से तेज तेज धप धप की आवाजें सुनाई दी, मानो कोई दौड़ रहा हो। फिर ऐसी डरावनी गले से निकलती चीखें सुनाई दी कि मेरा पेट तक मरोड़ खाने लगा, और कुछ सेकंड बाद फिर से पूरा सन्नाटा छा गया। मैंने तय किया कि अब मुझे जाकर देखना ही होगा कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ जाकर मैंने एस्टन को जगाया और हम दोनों टॉर्च लेकर बरामदे पर निकल आए। बर्फीली हवा हमारे चेहरों पर पड़ रही थी और आंखों में चुभ रही थी। हमने चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी योने ने कैबिन के कोने की तरफ जाते हुए ताजा पैरों के निशानों की ओर इशारा किया। हम धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगे। एक जगह हमें बर्फ पर किसी गहरे रंग के तरल की कुछ बूंदें दिखाई दी। वो शायद खून था। फिर वो निशान पेड़ों के बीच जाकर गायब हो गए। हम उन निशानों का पीछा कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। उस चीज का पीछा करना बहुत बुरा फैसला होता। अगले दिन, जबकि किराए की अवधि खत्म होने में 2 दिन से भी कम समय बचा था, मैंने सबको मना लिया कि हमें समय से पहले ही लौट जाना चाहिए। वहां रुकना किसी भी कीमत पर सही नहीं था। हमने जल्दी जल्दी सामान बांधा और हर खिड़की और दरवाजे को दोबारा चेक किया। लेकिन जब हम अपना सामान कार तक ले जा रहे थे, तब हमने आखिरी बार कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पेड़ों की सीमा के ठीक पार, शाखाओं के बीच, आधी छिपी हुई वही पीली आकृति खड़ी थी। उसकी पतली बाहें शरीर के साइड पर लटक रही थी। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। उसकी आंखें खोपड़ी जैसे चेहरे के भीतर धसी हुई थीं, और वो चीज पूरी तरह खोखली और मरी हुई सी लग रही थी। वो कांप रहा था, लगभग ऐसे जैसे वो रो रहा हो। हालांकि मैं उसकी कोई आवाज नहीं सुन पा रही थी, लेकिन एक पल के लिए मुझे उस पर दया आ गई। बस एक पल के लिए मैं उसके भीतर की निराशा महसूस कर सकती थी। उस एहसास का बोझ मेरे सीने तक उतर आया था, जैसे वो चाहता हो कि मैं उसका दर्द समझूं। आखिरकार योने ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार की तरफ खींचा। हमने तुरंत गाड़ी दौड़ा दी और पीछे बर्फ का बादल उड़ने लगा। जब तक हम हाईवे पर नहीं पहुंचे, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। ली बस इतना बड़बड़ाया कि वो दोबारा कभी जंगल में कदम नहीं रखना चाहता। योने खिड़की के बाहर देखती रही। मुझे लगा उसकी आंखों में आंसू थे। एस्टन स्टीयरिंग व्हील को इतने जोर से पकड़े हुए था जैसे वो दुनिया के अंत से भागने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगता है कि उसी पल हम सब समझ गए थे कि हमने किसी अभिशप्त चीज को देखा है। मुझे लगता है कि चमगादड़ इंस्टाग्राम की रील्स में बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन उसके आकार को कई गुना बड़ा कर दीजिए और फिर उसे जंगल के अंधेरे से आपको घूरते हुए देखिए, और फिर चमगादड़ों के बारे में आपकी पूरी राय बदल जाएगी। मैंने जंगल के बीच बने कैबिन से जुड़ी कई कहानियां सुनी हैं, और मुझे कहना होगा कि जब लोग बताते हैं कि वो कितनी बुरी तरह डर गए थे, तो मैं उस एहसास को समझ सकता हूं।
मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ऐसे वक्त में दिमाग हर चीज को किसी तरह समझने लायक बनाने की कोशिश करता है। मैं खुद भी ऐसा डर और वैसी ही उलझन महसूस कर चुका हूँ। यह करीब 9 साल पहले की बात है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था और मेरे मन में बार बार यही चल रहा था कि यह सच नहीं हो सकता। अपनी जिंदगी में मैंने इससे पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था और अब मैं अपनी कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। मेरे जन्म से पहले मेरे माता पिता ने एरिज़ोना के नॉर्दर्न व्हाइट माउंटेन्स में एक कैबिन बनाया था। बचपन में हमें जब भी मौका मिलता हम वहां चले जाते थे। गर्मियों की छुट्टियां वहीं बीतती थी, मेमोरियल डे भी वहीं मनाया जाता था। मेरे माता पिता के कुछ दोस्त भी हमारे साथ वहां रहते थे, जिनके बच्चे मेरी उम्र के थे। हम हमेशा जंगलों में घूमते रहते, साथ समय बिताते और बस बच्चों की तरह मस्ती करते थे। हम अक्सर अपने कैबिनों से थोड़ी दूर एक पुरानी सुनसान पड़ी प्रॉपर्टी की डरावनी कहानियां सुनाया करते थे, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं करते थे। अगर आप चाहें भी तो उस प्रॉपर्टी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। हमारे कैबिन तक जाने वाली कच्ची सड़क पर बाईं तरफ एक बहुत बड़ा खुला मैदान पड़ता था और ठीक उसके बीचों बीच एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो साफ तौर पर कई दशकों से वीरान पड़ी हुई थी। वहां कई बिल्डिंग्स थीं। उनमें एक बड़ा हरे रंग का 2 मंजिला बान, एक लाल रंग का एयरप्लेन हैंगर और एक सफेद ट्रैक्टर बान शामिल था। वहां एक घर भी था जो एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ था और उसी के पास पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता पेड़ खड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ा हुआ रंग उस घर को बहुत डरावना बनाते थे। उस पेड़ पर हमेशा कौवों का झुंड बैठा रहता था, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म के सीन की तरह। बचपन में हम वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। अगर बहुत ज्यादा बहादुरी दिखानी हो तो बस उसकी सीमा के पास तक चले जाते थे। लेकिन जब हम किशोर हुए और रोमांच की तलाश बढ़ी, तब आखिरकार हमने वहां जाना शुरू कर दिया। हाई स्कूल के दूसरे साल तक आते आते हम उस प्रॉपर्टी पर नियमित रूप से जाने लगे थे। हम कई बार रात में भी वहां गए और वहां मौजूद अलग अलग इमारतों की तलाशी ली। हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि अंदर क्या मिलेगा। हमें वहां कई अजीब चीजें मिली, लेकिन एक दिन मैंने एक दराज खोली और जो देखा उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। वहां एक पुरानी वर्कशॉप थी जिसमें एक पुरानी वर्क बेंच रखी हुई थी। जिज्ञासा में मैंने उसकी एक दराज खोली और अंदर मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं पहचानता था। एक जार जार बिंक्स नोटबुक जो बचपन में मेरी हुआ करती थी। वो मेरी ही थी क्योंकि उस पर मेरी बचपन वाली टेढ़ी मेढ़ी लिखावट और मेरी बनाई हुई ड्राइंग्स मौजूद थी। उसमें मेरा नाम लिखा था और मेरे भाई बहनों के नाम भी थे, क्योंकि हम उसी में गेम्स के स्कोर लिखा करते थे। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वो नोटबुक इस वर्कशॉप में कैसे पहुंची। मैंने उसके पन्ने पलटे और आखिरी कुछ पन्नों पर ऐसी लिखावट देखी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। न मेरे दोस्तों को पता था कि वो वहां कैसे पहुंची और ना ही मेरे भाई बहनों को। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि आखिरी पन्नों पर लिखावट किसकी थी। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि हमें उसे एक चेतावनी मानकर वहां जाना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम उस सुनसान प्रॉपर्टी पर जाते रहे, कभी उसकी खोजबीन करने के लिए और कभी अपने माता पिता से दूर थोड़ा समय बिताने के लिए। उस समय तक हमने वर्कशॉप के ऊपरी हिस्से को अपना अड्डा बना लिया था। वहां अक्सर फर्श की लकड़ियों के चरमराने की आवाजें और दूसरी डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन हमने कभी उन्हें अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। हम सबको लगता था कि जो भी हमारे सामने आएगा हम उससे निपट सकते हैं। आज जब मैं उस उम्र के अपने व्यवहार को याद करता हूं तो लगता है मुझे किसी चीज से डर ही नहीं लगता था।
अगर कहीं कुछ अजीब सुनाई देता तो सबसे पहले मैं ही जाकर देखता था। सच कहूं तो वहां जाने का सुझाव भी सबसे पहले मैंने ही दिया था। उस नोटबुक की रहस्यमय मौजूदगी के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसने मुझे या हम में से किसी को वहां जाने से रोका हो। और फिर 2012 आया, मेरे हाई स्कूल के जूनियर ईयर की गर्मियां। 2012 की गर्मियों में मैं 16 साल का था और उस जुलाई में 17 का होने वाला था। हाल ही में मुझे डर्ट बाइक चलाने का शौक लग गया था और उससे मिलने वाली आज़ादी मुझे बहुत पसंद आने लगी थी। उसी साल स्प्रिंग ब्रेक के दौरान मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त लोगन के साथ बाइक चलाना शुरू किया था। शुरुआत में उसने मुझे एक छोटी होंडा 125 सीसी डर्ट बाइक दी थी और हम कच्ची सड़कों और जंगलों में घंटों घूमते रहते थे। लोगन के पास 1994 सुजुकी DR200 थी, एक पुरानी जापानी एंड्यूरो बाइक जिसमें हेडलाइट और स्पीडोमीटर दोनों लगे हुए थे। मैंने इतनी मेहनत की कि आखिरकार वो मुझ पर इतना भरोसा करने लगा कि अपनी बाइक मुझे आराम से चलाने दे। मुझे उसकी ज़्यादा ताकत, अंधेरा होने पर हेडलाइट का होना और ये देख पाना कि मैं कितनी तेज़ जा रहा हूँ, ये सब बहुत पसंद था और हर दिन मैं उसे थोड़ा और तेज़ चलाने की कोशिश करता था। उस दिन हमने ज़्यादातर समय अपने सामान्य रास्तों पर बाइक चलाते हुए बिताया था। आखिरकार हमें लगातार हो रही बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि मानसून आने के बाद लगभग हर दिन पूरे दिन बारिश होती रहती थी। मैं और लोगन बहुत खुश थे कि आज हमें बाइक चलाने का मौका मिला था, बिना कीचड़ में सने और बिना पूरी तरह भीगे। हम सुबह से बाइक चला रहे थे और हमने तय किया कि दिन का अंत उस सुनसान बांध पर जाकर करेंगे। लोगन मेरे साथ वहां कई बार जा चुका था और हम दोनों लगभग एक हफ्ते से वहां नहीं गए थे। सूरज डूबने ही वाला था और हम पानी पीने और जल्दी से खाना खाने के लिए मेरे माता पिता के केबिन पर रुके थे। मैं DR200 पर बैठ गया, लोगन 125 पर चढ़ गया और फिर हम दोनों उस प्रॉपर्टी की ओर चल पड़े। बड़ी और तेज बाइक होने की वजह से मैं लोगन से कुछ मिनट पहले उस प्रॉपर्टी पर पहुंच गया। मैं लंबे ड्राइववे से अंदर गया और हैंगर के ठीक सामने बाइक घुमाकर खड़ा हो गया ताकि लोगन के आने का इंतज़ार कर सकूं और फिर तय करें कि आगे क्या करना है। मैंने बाइक को न्यूट्रल में चालू छोड़ा और वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। आपको जगह का अंदाज़ा देने के लिए बता दूं, मैं हैंगर के ठीक पीछे था। मेरे बाईं तरफ हरी वर्कशॉप थी और मेरे सामने करीब 20 फीट दूर वो पुराना सफ़ेद ट्रैक्टर बांध था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके दरवाजे कई साल पहले ही गिर चुके थे और जब हमने वहां जाना शुरू किया तब तक वो लगभग धूल बन चुके थे। बांध के दोनों तरफ करीब 15 फीट ऊंचे बड़े दरवाजे थे जिनसे भारी मशीनें अंदर लाई जाती थीं और बाईं ओर एक सामान्य आकार का छोटा दरवाज़ा था जिससे लोग अंदर जाते थे। चूंकि सारे दरवाजे गिर चुके थे इसलिए बड़े दरवाज़ों के आर पार सीधे दूसरी तरफ तक देखा जा सकता था। बांध की हर दीवार पर 3-3 खिड़कियां भी थीं, लेकिन उस छोटे दरवाजे के बाईं तरफ का हिस्सा दिखाई नहीं देता था क्योंकि वो दरवाज़ा दीवार से करीब 2 फीट अंदर की ओर बना हुआ था। उस रात जो मैंने देखा था उसे समझाने के लिए ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैं उस सफ़ेद ट्रैक्टर बांध के सामने बैठा था तो मेरी नज़र बांध के बाईं तरफ मौजूद ड्राइववे पर थी जहां से मैं लोगन के आने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी बेचैनी या घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। मैं बस आराम से बैठा इंतज़ार कर रहा था। उस समय तक मैं उस प्रॉपर्टी पर अकेले रहने में पूरी तरह सहज हो चुका था। मैं ड्राइववे की तरफ देख रहा था कि तभी मेरी आंख के कोने से मुझे ट्रैक्टर बांध के अंदर कुछ बड़ा सा हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत सर घुमाकर बांध की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था।
शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से ड्राइवे की तरफ देखने लगा। वहीं बैठे बैठे मैं खुद ही सोचने लगा कि शायद मैंने कुछ हिलता हुआ देखा भी था या नहीं। शायद मैं खुद को बेवजह डरा रहा था। हालांकि मैं खुद को समझा रहा था कि वो मेरी आंखों का धोखा होगा। फिर भी मेरी नज़र धीरे धीरे सड़क से हटकर बान की तरफ जाने लगी और तभी मैं एकदम ठिठक गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक पीला, बहुत दुबला पतला सफ़ेद हाथ उस छोटे दरवाजे की बाईं तरफ आकर टिक गया। ये देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं बाइक पर बिल्कुल जड़ होकर बैठा था और बस देख रहा था। फिर मैंने दूसरा हाथ भी दरवाजे के फ्रेम पर टिकते देखा और उससे पहले कि मैं ये समझ पाता कि क्या हो रहा है, एक सर कोने से बाहर निकला और वो सीधे मेरी तरफ देखने लगा। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मेरे कानों में तेज घंटी जैसी आवाज गूंजने लगी और मेरा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे सामने क्या था। वो एक बहुत पीला इंसान जैसा दिख रहा था, जिसकी आंखें मेरी जिंदगी में देखी किसी भी चीज से ज्यादा काली थी। उसका ज्यादातर शरीर दीवार के पीछे छिपा हुआ था और वो सिर्फ कोने से झांक कर सीधे मुझे घूर रहा था। अब मैं घबराने लगा था, लेकिन अपनी नजर उससे हटा नहीं पा रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे याद है कि मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि यह सच नहीं हो सकता, मैं बस कुछ कल्पना कर रहा हूं। लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने साबित कर दिया कि यह सब असली था। उसकी आंखों में मेरी डर्ट बाइक की हेडलाइट की चमक साफ दिखाई दे रही थी और तभी मुझे समझ आ गया यह मेरी कल्पना नहीं हो सकती। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा और मेरे शरीर पर पसीना आने लगा। जो भी वो चीज थी उससे मैं अपनी नजर नहीं हटा सकता था। अगर मुझे उसका वर्णन करना हो तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गोलम जैसा दिखता था। मैं उसकी तुलना सिर्फ उसी से कर सकता हूं। और जैसे हालात पहले से कम डरावने नहीं थे, तभी मैंने उसे अपना मुंह खोलकर मेरी तरफ मुस्कुराते देखा और उसके छोटे लेकिन नुकीले दांत दिखाई दिए। उस पल तक मैं इतना डरा हुआ था कि ये सोच ही नहीं पाया था कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। शायद मुझे उससे सीधा खतरा महसूस नहीं हुआ था। मैं बस उसे देखकर बुरी तरह विचलित और डरा हुआ था, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि वो आखिर था क्या। लेकिन जैसे ही मैंने उसके दांत देखे, मुझे समझ आ गया कि मुझे तुरंत वहां से निकलना होगा। वो चाहे कोई जीव हो, कोई इंसान हो या कुछ और, मुझे यकीन हो गया था कि उसका इरादा अच्छा नहीं था। जैसे ही मैंने बाइक को गियर में डालकर वहां से निकलने का फैसला किया, तभी मुझे लोगन की डर्ट बाइक की आवाज़ सुनाई दी और वो ड्राइवे में आता हुआ दिखाई दिया। मैंने तुरंत बाइक को फर्स्ट गियर में डाला और तेजी से वहां से निकल पड़ा, साथ ही चिल्लाकर लोगन से कहा कि तुरंत वापस मुड़ो और यहां से निकल जाओ। उसके पूछने से पहले ही मैं उसके पास से निकल चुका था और ड्राइवे के आखिर तक पहुंच गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसने भी तुरंत बाइक घुमाई और पूरी रफ्तार से मेरी तरफ आने लगा। हम मेरे कैबिन तक वापस पहुंचे और मैं पूरी तरह घबराया हुआ था, पसीने से भीगा हुआ, हांफता हुआ और बुरी तरह डरा हुआ। लोगन भी ठीक मेरे पीछे पहुंचा और उसके चेहरे पर भी वही डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने बताया कि जब वो बांध के किनारे बाइक घुमा रहा था, तब उसने साइड वाली खिड़की से किसी चीज को अपनी तरफ देखते हुए देखा था। मैं उसे अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू करता, उससे पहले ही उसने कहा कि उसने खिड़की के अंदर से दो छोटी काली चमकती आंखों को अपनी तरफ घूरते हुए देखा था। हम दोनों ने एक ही चीज देखी थी और इससे यह पूरी तरह साबित हो गया
कि जो भी वहां था वो असली था। उस दिन के बाद हम दोनों कभी उस प्रॉपर्टी पर वापस नहीं गए और कुछ साल पहले किसी ने वो जमीन खरीद ली, जिसके बाद वहां की कई पुरानी इमारतें गिरा दी गई हैं, जिनमें वो पुराना ट्रैक्टर बान भी शामिल था जहां वो चीज मौजूद थी। आज मेरी उम्र 25 साल है और मैं अब भी अक्सर उस कैबिन पर जाता हूं। असल में पिछले वीकेंड भी वहीं था। इस कहानी को लिखते हुए मैंने उस पूरे हादसे को फिर से जी लिया है। मैं ये कहानी पहले अपने भाई बहनों और कुछ दोस्तों को भी सुना चुका हूं और हर बार जब मैं उस दिन महसूस किए गए असली डर के बारे में सोचता हूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। मैंने जो भी देखा था वो असली था और उसकी याद आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। हमारे कैबिन पर और भी कई अजीब घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो कहानियां फिर कभी। पर आज भी जब मैं अकेला बरामदे में खड़ा होकर अंधेरे मैदान की तरफ देखता हूं तो 9 साल पहले देखी हुई वही चीज मेरे दिमाग में लौट आती है और मुझे लगता है वो याद मेरी मौत तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये कहानी ओहायो के सिनसिनाटी शहर, खासतौर पर क्लैरमोंट काउंटी की है। मैं 31 साल की महिला हूं। यह घटना कई साल पहले हुई थी। उस समय मेरी उम्र 17 साल थी और मैं 18 की होने वाली थी। इस घटना में मेरे बॉयफ्रेंड माइकल, मेरी दोस्त एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड निक, जो अब उसका पति है, हम 4 लोग शामिल थे। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। जंगल के बीचों बीच एक अबैंडन्ड कैबिन था। वहां पहुंचने के लिए लगभग 1 मील पैदल चलना पड़ता था। उस इलाके में अबैंडन्ड कारें, एक पुरानी एम्बुलेंस, कुछ ट्रैक्टर और एक छोटी स्कूल बस जैसे कई अजीब वाहन पड़े थे और उन सभी पर गोलियों के निशान थे। वहां तक कोई ऐसी सड़क भी नहीं थी जहां से कोई वाहन जा सके। अगर सड़क होती तो हमें 1 मील पैदल चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमें आज तक ये नहीं समझ आया कि वो गाड़ियां वहां पहुंची कैसे और कितने समय से वहां पड़ी थी। इस घटना से पहले मैं, मेरा बॉयफ्रेंड और हमारे 2 दोस्त वहां जा चुके थे। वो जगह उस वक्त भी डरावनी तो लगी थी, लेकिन एलिसा और निक के साथ जो हुआ उसके सामने कुछ भी नहीं थी। अपनी पिछली ट्रिप में हम अपने दोस्तों टॉम और जैनेट के साथ गए थे। मैं और टॉम ऊपर गए और हमारे पास एक ouija बोर्ड था। हम उससे बस बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहे थे और मुझे याद है कि उसने हुई नाम लिखा था। फिर हमने बोर्ड पर औपचारिक रूप से विदा ली और आसपास देखने लगे। वो जगह असल में एक अटारी जैसी थी। तभी हमें दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा बच्चों का मौजा मिला। वो बहुत अजीब और बेतुकी चीज थी। फिर हम चौंक गए जब एक पुरानी घड़ी टिक टिक करने लगी। वो रुक ही नहीं रही थी। आखिरकार मैंने उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर हम नीचे गए जहां बाकी लड़के थे और बाहर निकल आए। हमें एक पुराना ढका हुआ कुआं मिला जो काफी डरावना लग रहा था और तभी अचानक हमें वही घड़ी फिर से टिक टिक करती हुई सुनाई दी, जबकि मैं जानती थी कि मैं उसे तोड़ चुकी थी। इसलिए हम सब डर गए। फिर हमें बाहर एक भूमिगत तहखाना दिखाई दिया और हम उसके अंदर भी गए। वहां हमें एक छोटी लड़की का जूता मिला और उसके अंदर एक हड्डी रखी हुई थी। उसके बाद हमने तय किया कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। बाद में मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एलिसा और निक को इस कैबिन और हमारे अनुभव के बारे में बता रहे थे और हमने फैसला किया कि किसी दिन उन्हें भी वहां ले चलेंगे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं, माइकल, निक और एलिसा झील पर गए थे। हम खाने पीने का सामान लेकर गए थे और करीब 5 घंटे झील के किनारे आराम से बिताए। फिर हम झील से निकले और निक के घर जाकर उसका कूलर रख दिया। वो कार के डिग्गी में रखा था और कहानी में आगे
ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होगी। डिग्गी से सारा सामान निकालने के बाद हम मेरे बॉयफ्रेंड के माता पिता के घर पहुंचे और कार वहीं खड़ी कर दी। हमारे पास सिर्फ टॉर्च थी और वहां तक का रास्ता बिल्कुल सामान्य रहा। कैबिन तक पहुंचने के लिए हमें 2 बड़े ड्रेनेज टनल भी पार करने पड़ते थे। जब हम पहुंचे तब तक अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो जगह कुछ अलग लग रही थी। मैं ठीक से समझा नहीं सकती, बस कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा था। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं और एलिसा ऊपर जा रहे थे। मैं उसे दीवार में मिला वो मोजा दिखाना चाहती थी और मैं उस घड़ी को भी देखना चाहती थी जिसे मैंने पिछली बार तोड़ दिया था, क्योंकि बाद में मुझे फिर से उसकी टिक टिक सुनाई दी थी। जैसे ही हम सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने कोई चीज फेंकी हो या गिरा दी हो। एलिसा बहुत बुरी तरह घबरा गई और अचानक वो भागती हुई बाहर निकल गई और सीधे क्रीक की तरफ भागती चली गई और हम सबको चिल्लाकर बुलाने लगी। मैं उसके पीछे दौड़ी। वो रो रही थी और उसे जबरदस्त पैनिक अटैक हुआ था। काफी देर बाद मैं समझ पाई कि वो कह रही थी कि उसने खिड़की से किसी को हमें घूरते हुए देखा था। हमने लड़कों को बताया और उन्होंने तुरंत चेक किया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अब क्योंकि एलिसा बहुत बुरी हालत में थी, हमने वहां से निकलने का फैसला किया। हम उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे जिससे हम आए थे, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता था। माइकल और निक चलते चलते बड़े पत्थरों को लात मार रहे थे और तभी हम रुके और गौर से देखा। वो साधारण पत्थर नहीं थे, बल्कि विशाल चट्टानें थी जो क्रीक के किनारे पूरी लाइन में सीधी खड़ी थी। लेकिन 20 मिनट पहले वो वहां नहीं थी। अगर होती तो हमें जरूर दिखती। इस बात ने हमें बुरी तरह डरा दिया। यह सब पूरी तरह असामान्य और काफी अजीब था। इसके बाद हमने अपनी चाल तेज कर दी और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने लगे। हम पहली ड्रेनेज टनल तक पहुंच गए। हमने अपनी टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन एक भी टॉर्च नहीं जली। चारों टॉर्च आते समय बिल्कुल ठीक काम कर रही थी और अब एक भी चालू नहीं हो रही थी। आखिर ये सब हो क्या रहा था? करीब 30 मिनट बाद हम वापस मेरे बॉयफ्रेंड के माता पिता के घर पहुंच गए, जहां निक और एलिसा की कार खड़ी थी। एलिसा तुरंत कार में बैठ गई, क्योंकि वो इस पूरी घटना को भूलकर घर जाना चाहती थी। बाकी हम लोग अभी बाहर ही खड़े थे। तभी एलिसा चीखती हुई कार से बाहर निकली और इधर उधर उछलने लगी। उसके पूरे शरीर पर चींटियां थीं। हम सब हैरान थे कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी हमने देखा कि चींटियां पीछे की सीट और डिग्गी से आ रही थी। निक ने तुरंत डिग्गी खोली और डिग्गी के अंदर एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना, गंदा ऊनी मोजा पड़ा था, जो पूरी तरह चींटियों से ढका हुआ था। अब याद कीजिए कि मैंने पहले क्या बताया था। हम पूरे दिन कई बार उस डिग्गी को खोल चुके थे। जब हमने कूलर निकालकर घर छोड़ा था, तब डिग्गी बिल्कुल खाली थी और अब अचानक वही पुराना ऊनी मोजा वहां पड़ा था और उसकी वजह से कार में चींटियां फैल गई थी। यह बात हम में से किसी की भी समझ से परे थी। कहने की जरूरत नहीं कि हम कभी उस कैबिन पर वापस नहीं गए। बाद में पता चला कि उस कैबिन में रहने वाले आदमी का नाम ह्यूबर्ट था, लेकिन लोग उसे हुई कहकर बुलाते थे। वही नाम जो हमें ऊइजा बोर्ड पर मिला था। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे वहां जाने से पहले भी एक बार उस कैबिन में जा चुका था और उसे वहां कुछ डायरी मिली थी और डायरी पढ़कर पता लगा कि वो आदमी बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा था, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। उन डायरी में उसकी विकृत इच्छाओं के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि यह कहानी 100% सच है।
और सच कहूं तो मेरी जिंदगी में ऐसा अनुभव सिर्फ एक बार हुआ है। मैं उस कैबिन में कभी वापस नहीं जाऊंगी। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि उस दिन हुआ क्या था, और मुझे नहीं पता कि एलिसा ने खिड़की में ऐसा क्या देखा था जिससे वो इतनी बुरी तरह डर गई थी। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि विशाल चट्टानें खुद ब खुद लाइन में खड़ी नहीं हो जाती, और कोई इंसान इतनी जल्दी ये नहीं कर सकता था। कोई हमारी चारों टॉर्चों के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता था, और कोई उस पुरानी गंदी चींटियों से भरे ऊनी मोजे को एलिसा और निक की कार के डिग्गी में भी नहीं रख सकता था। अगर आप कभी जंगल में घूम रहे हो और आपको कोई सुनसान कैबिन दिखाई दे तो उसे अकेला छोड़ दीजिए। आप नहीं जानते कि वहां कौन रहता था, उन्होंने क्या किया था, और कौन या क्या अब भी वहां मौजूद हो सकता है। और मैंने ये सबक बहुत ही बेचैन कर देने वाले तरीके से सीखा था। यह घटना साल 2017 की है। उस समय मैं चर्च से जुड़ा हुआ था और हमने पायनियर ट्रेल की हाइकिंग की थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इसके लिए मना लिया था। हालांकि मैं इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं था। शुरू से ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है। हम लगभग 10 मील तक पायनियर ट्रेल पर हाइक कर चुके थे। फिर हम एक जगह आराम करने के लिए रुके। मैंने भी बाकी लोगों की तरह खाना खाया, लेकिन मुझे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी भरी सोच है। आखिर यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था। खैर, इसके बाद हम अपनी सामान्य गतिविधियों में लग गए। उस रात मैंने टाकीज खाए थे, जो बहुत मसालेदार चिप्स होते हैं, इसलिए मुझे बाथरूम जाना पड़ा और मैं होकर भी आ गया। पूरा दिन बिताने के बाद मैं वापस कैबिन में आया और सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन सोने से पहले मुझे किसी टहनी के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरी आवाज़ आई और फिर एक और तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखने का फैसला किया कि आखिर वहां क्या है। और जब मैंने उसे देखा तो मेरी रूह तक कांप गई। मैंने एक लंबी, सफ़ेद और बहुत दुबली आकृति देखी। उसकी पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसमें कुछ बहुत गलत था। उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी सी लग रही थी और वो कुछ सूंघ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे जंगल में किसी को सूंघते हुए ढूंढ रहा हो। मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। वो मेरी तरफ पीठ किए हुए हवा को सूंघ रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने धीरे धीरे अपना शरीर मेरी दिशा में घुमाना शुरू कर दिया और उसी पल मैं तुरंत वापस अपने बंक बेड में छिप गया। आखिर वो चीज़ थी क्या? क्या मैं पागल हो रहा था? और जब मैं ये सब सोच रहा था, तब भी बाहर टहनियाँ टूटने की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। लेकिन मैंने दोबारा खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं की। हाँ, मैंने अपने कैबिन साथी को ज़रूर जगा दिया। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा। शायद मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अरे लियो, सब ठीक है ना? तुम्हें देखकर तो लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। यह कहते हुए वो हल्का सा हंसा। मैंने कहा, तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैंने क्या देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बाहर देखो। और वो मेरी बात मान गया। वो बोला, बाहर कुछ नहीं होगा, लेकिन चलो देखते हैं। लेकिन जब हमने बाहर देखा तो वो चीज़ अब भी वहीं थी, और इस बार पहले से कुछ ज़्यादा करीब थी। हालांकि उसकी नज़र हमारी तरफ नहीं थी। हमने तय किया कि दोबारा लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से बहुत सारी टहनियों के टूटने की आवाज़ें आने लगी।
लेकिन इस बार हमने देखने की कोशिश नहीं की। हमने खिड़की के पर्दे पूरी तरह बंद कर दिए। करीब आधे घंटे बाद मैंने फिर से पर्दा थोड़ा सा हटाया और वो चीज जा चुकी थी। वहां सिर्फ ढेर सारी टूटी हुई टहनियां बची थीं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आखिरकार हम फिर से सो गए और जाहिर है हमने अपने काउंसलर्स को ये नहीं बताया कि हमने पिछली रात क्या देखा था। हमने बस इतना कहा कि रात में शायद कोई भालू या कोई जानवर आसपास था। उन्होंने जांच के लिए एक टीम भेजी, लेकिन उन्हें कुछ अजीब से पदचिन्हों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हम जानते थे कि हमने क्या देखा था, और उस रात के बाद मैं कभी भी पायनियर ट्रेल वापस नहीं गया। साल 2005 में मैं अपने परिवार के साथ टेनेसी के पिजन फोर्ज में छुट्टियां मनाने गया था। हम पहाड़ों में बने एक कैबिन में ठहरे हुए थे। नीचे 2 बेडरूम थे और ऊपर एक लॉफ्ट बेडरूम था। लॉफ्ट पूरी तरह बंद था, लेकिन उसमें एक बड़ी बाईफोल्ड खिड़की थी जिसे खोलने पर नीचे का पूरा लिविंग रूम दिखाई देता था। मैंने ऊपर वाला लॉफ्ट अपने लिए चुन लिया था। एक रात मैं बाकी सब लोगों से पहले सोने चला गया। बाईफोल्ड खिड़की बंद थी, लेकिन नीचे लिविंग रूम की रोशनी उसकी दरारों से होकर कमरे में आ रही थी और हल्का उजाला कर रही थी। मैंने अपने हेडफोन पहन लिए, अपनी फेवरेट सीडी डिस्कमैन में लगाई और बिस्तर पर लेट गया। मैं पीठ के बल लेटा हुआ था, आंखें बंद थीं और गाने बदलने के लिए सीडी प्लेयर के बटन टटोल रहा था, लेकिन मुझे सही बटन नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने बटन देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी, लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली मुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। मैं हैरान रह गया क्योंकि खिड़की से आने वाली रोशनी गायब थी और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अंधेरा नहीं था, बल्कि कोई चीज मेरी आंखों के ऊपर थी, क्योंकि वो धीरे धीरे मुझसे दूर हटने लगी और हटते समय उसकी आकृति के किनारे खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में दिखाई देने लगे। मैं डर के मारे जड़ हो गया और उस प्राणी को घूरता रह गया। वो अचानक पीछे की ओर उड़ गया और कमरे के ऊपरी कोने के पास जा पहुंचा। फिर धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगा। मैंने तुरंत चादर अपने सर तक खींच ली। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और हेडफोन की आवाज पूरी तरह बढ़ा दी। आखिरकार उसी हालत में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं अपनी मां को पिछली रात की घटना बता रहा था। तब उन्होंने बताया कि उसी सुबह उनके साथ भी एक अजीब घटना हुई थी। वो अपने बिस्तर के किनारे बैठकर मोजे पहन रही थी। तभी ड्रेसर की एक दराज का हैंडल अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। उन्होंने लगभग 1 मिनट तक उसे देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसे दबा दिया, लेकिन तभी दूसरी दराज का हैंडल भी वैसे ही करने लगा। उन्होंने उसे भी दबा दिया और तभी तीसरी दराज का हैंडल भी हिलने लगा। बस फिर क्या था, वो तुरंत कमरे से बाहर भाग गई। कई साल बाद मैं यही कहानी अपने एक नए दोस्त को सुना रहा था। मेरे द्वारा उस प्राणी का वर्णन सुनकर उसने कहा कि ये तो किसी रैत जैसा लगता है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि रैत क्या होता है, लेकिन उसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाईं और उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दुख की वजह से नहीं, बल्कि जैसे मेरे शरीर ने अपने आप प्रतिक्रिया दी हो। और ये बात मुझे खुद बहुत अजीब लगी, क्योंकि तस्वीरों में जो था वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा मैंने उस रात देखा था। और आज तक वो मेरी जिंदगी के सबसे डरावने एक्सपीरियंसेस में से एक है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना।
और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और कहानियां आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और अगर आप ओज़ार्क्स के जंगलों में घटी स्किन वॉकर की एक अजीब और डरावनी घटना सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।